डियर स्टूडेंट, पूर्व के वीडियो में हमने आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के आधार के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या हैं, संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं। संघात्मक शासन के आधारभूत सिद्धांतों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही कुछ विशेषताएं सामने आने लगेंगी। जैसे संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। संघात्मक सरकार में संप्रभुतात्मक शक्तियां राज्य या संविधान के पास ही रहती हैं। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। प्रांतीय और केंद्रीय सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहकर संघात्मक शासन को सफल बनाने के लिए सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करती हैं। संविधान लिखित, कठोर और सर्वोच्च होता है। संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय एकता और प्रांतों की स्वतंत्रता का यह सामंजस्य स्थापित करती है। संघात्मक सरकार में इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं होती है। संघात्मक सरकार द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करती है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के विषय तो केंद्रीय सरकार के पास में और कम महत्व के विषय प्रांतीय सरकारों के पास में देखे जा सकते हैं। संघात्मक सरकार स्वयं उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि उसका जो निर्माण संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इसमें केंद्र और इकाइयों के बीच समन्वय की भावना पाई जाती है। हालांकि ये सारी विशेषताएं एक संघात्मक सरकार में होनी चाहिए, परंतु कहीं कहीं पे हम इसमें से कुछ कम विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। जिन राज्यों में संघवाद की कुछ कम या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उन्हें केसी वियर ने अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल राज्य कहा है, जिसमें भारत भी एक है। संघात्मक सरकार के निर्माण में क्या शर्तें हैं, वो मेनली छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि एकता में रहने की इच्छा है, अपनी अपनी सुरक्षा को भी रखे और एक भी रहें। दूसरी बात है कि भौगोलिक समृद्धता की बात कर सकते हैं हम, और जनसंख्या, क्षेत्रफल, परंपराओं, इन सब में एकता होने पर संघ की इकाइयों में समानता देखने को मिलती है। और भाषा, धर्म, जाति, इतिहास, संस्कृति आदि में भी एकता का भाव होना चाहिए इकाइयों में। वो मतलब कि जो ये इकाइयाँ होती हैं तभी वो एक साथ किसी उसके रह पाएंगी, किसी के अंडर में, मतलब ना तो केंद्र के पूरी तरह अंडर में रहेंगी, लेकिन ना पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। एक सामंजस्यपूर्ण उनका व्यवहार होगा। तो इस तरह से जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की बात आती है, वो भी यही होती है कि केंद्र और राज्य सरकारों में आपस में सहयोगात्मक रवैया होना जरूरी है। शांति और संपन्नता होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो कि वो बताती हैं कि किस तरह का जो संघवाद है उसकी क्या क्या आवश्यक आधार होने चाहिए। तो वो एक बेसिक सी बात है कि जब केंद्र और राज्यों में संबंध अगर तनावपूर्ण हो गए, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने की बात की जाएगी, या क्षेत्र के आधार पर, जैसे अब बोडो आंदोलन हुआ, उत्तराखंड अलग हो गया है ना, तो इधर से ये अपना क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो अगर इस तरह से राज्य अपने आप को अलग करने की बात करेंगे तो धीरे धीरे यूनिटरी जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन आप जो है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे। एक और इसमें अब हम चर्चा करेंगे संघवाद के प्रकार की। संघवाद के प्रकार में अब हमने जैसे देखा कि इसके जो आधार देखे हमने, इसकी विशेषताएं देखी, तो उनके आधारों पर हम कुछ इसके टाइप्स की, कुछ प्रकारों की बात कर सकते हैं। जैसे कि सहकारी संघवाद की चर्चा की गई है, सौदेबाजी का संघवाद है, जिसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा गया है, या यूनिटेरियन फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में
केंद्र और प्रांतों सरकारों में शक्तियों का विभाजन करने के बाद सरकार के दोनों स्तरों पर सहयोग को बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि जो उद्देश्य हैं वो पूरी तरह से पूरे किए जा सकते हैं। इसमें सहयोग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सरकार के दोनों स्तर समान लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। संघात्मक व्यवस्था के उद्देश्य दोनों सरकारों के अलग अलग कार्यों के बाद भी अंतः क्षेत्रीय संबंधों को अनिवार्य बना देते हैं। इस संबंध में केसी बियर का मानना है कि अंतः क्षेत्रीय संबंधों के बिना प्रादेशिक सरकारें आपसी अनुभवों के लाभों से वंचित हो जाएंगी और केंद्रीय सरकारों के अनुभव से भी वंचित हो जाएंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रादेशिक सरकारों के मध्य होने के साथ साथ केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। जैसे अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सहयोग को बढ़ाने वाले एजेंसीज काम करती हैं। तो इसमें क्या है, जैसे राज्यपालों का सम्मेलन बुलाया जाए, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाए, क्षेत्रीय परिषद के सम्मेलन, तो ये सब जो चीजें होती हैं वो ये जो एजेंसियां होती हैं वो केंद्र और प्रांतों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने का कार्य करती हैं, साधन है वो। भारत के संविधान में ही केंद्र राज्य संबंध को विकसित करने वाली अनेक एजेंसियां कार्य करती हैं, जिसमें वित्त आयोग, अंतर्राज्य समितियां, क्षेत्रीय परिषदें, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब जो एजेंसीज हैं वो भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ाने की दिशा में कार्य करती हैं। इसीलिए भारत के संविधान में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका जो बेसिक आधार है वो क्या है? सहकारी संघवाद है। तो आप यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि जो भारत में जो संघवाद की प्रवृत्ति है वो कौन सी है, कौन सा टाइप है? सहकारी संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है। सहकारी संघ की स्थापना का मुख्य कारण यही है कि राजनीतिक व्यवस्था में एक ही संघीय ढांचे द्वारा अनेक सरकारों की स्थापना करने हैं। और जब सरकारें एक ही संघीय ढांचे से जन्म ले लेंगी तो उस ढांचे से अपना संबंध रखेंगी जिसको कि उसने खड़ा किया है। मतलब आप किसी से अगर जन्म ले रहे हो, पनप रहे हो, तो नेचुरली आप उसके प्रति शुक्रगुजार होगे। तो इस तरह से सहकारी संघवाद में विविधता युक्त संस्कृतियां, संस्थाएं, शक्तियां संस्थागत आधार पर ही सहयोग करती हैं। जहाँ पर संघीय ढांचे में सहयोग की संस्थाओं का प्रावधान नहीं होता, वहाँ भी परंपराओं के रूप में प्राय ये जन्म ले लेती हैं। इस तरह से आर्थिक विकास की जरूरतें, सुरक्षा की गारंटी जैसी आवश्यकताओं ने सहकारी संघवाद को मजबूत आधार प्रदान किया है। आने वाले दिनों में इसका जो कोई भी विकल्प हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सहकारी संघवाद आज कई देशों में देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है, दूसरा जो संघवाद है वो है सौदेबाजी का संघवाद। सौदेबाजी का संघवाद, इसका मतलब है कि हालांकि जो संघवाद की स्थापना है वो क्यों हुई है? प्रांतीय, केंद्र और प्रांतीय सरकारों में पाए जाने वाले पारस्परिक सहयोग, लेकिन कुछ देशों में आज पारस्परिक सहयोग का स्थान सौदेबाजी ने ले लिया है। एशिया और अफ्रीका के नवोदित देशों ने पाश्चात्य संघवाद को गहरा आघात पहुंचाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दलीय व्यवस्था के नए प्रतिमान स्थापित हो गए थे। इसमें बहुत से दल संकीर्ण हितों को बढ़ावा देने लगे और इन हितों के कारण वो क्या करने लगे? केंद्रीय ढांचों को चुनौती देने लगे। और जब क्या होता है कि जनता भी, अगर राजनीतिक दल उनको सब्जबाग दिखाते हैं, लालच देते हैं कि अगर अपन केंद्र से अलग हो जाएंगे तो हमारे पास ये फैसिलिटी होगी, हमारे ये आपको इतना मिलेगा, तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो कहलाती है सौदेबाजी का संघवाद। जैसे भारत में 1961 के बाद सौदेबाजी का सिलसिला आरंभ हुआ था। मॉरिस जॉन्स ने भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली को सौदेबाजी का संघ भी कहा था, क्योंकि जब साझा सरकारें बनती हैं, साझा सरकारों की आवश्यकता ने सौदेबाजी के संघवाद को और भी अधिक पुष्ट किया है।
जैसे आज भारत में राष्ट्रीय सरकार को अपने हितों को पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और किसी भी प्रकार का जो सहयोग होता है वो संघवाद की प्राइमरी शर्त होती है। लेकिन आज संकीर्ण स्वार्थों से जो प्रांतीय सरकारें हैं वो अपने यहाँ जो क्षेत्रीय दल काम करते हैं वो सौदेबाजी की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे देश की एकता को लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सौदेबाजी के अंकुर तब तक फूटे रहेंगे जब तक कि दो पृथक स्वतंत्र सरकारों का अस्तित्व रहेगा। तो सौदेबाजी का जो लक्ष्य है कभी कभी संघात्मक शासन व्यवस्था में हम देखने को मिल सकता है। तीसरा जो प्रकार है वो है एकात्मक संघवाद। ये एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें कि बहुत सारी जो अलग सरकारें हैं वो अगर रहने में परेशानी महसूस करती हैं तो वो एक संघात्मक सरकार की छत्र छाया में आ जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो कार्य पहले प्रादेशिक सरकारों द्वारा पूरे किए जाते थे वो अब केंद्रीय सरकार को पूरे करने पड़ रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सुविधाएं और सुरक्षा चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार से मिले चाहे राज्य सरकार से। इस संबंध में केसी बियर ने भी केंद्रीय सरकार के पक्ष में शक्तियों के झुकाव की बात स्वीकार की है। और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में संघवाद की जो स्थिति है वह न तो विशिष्ट रूप से संघात्मक है न ही एकात्मक, बल्कि दोनों के बीच की स्थिति है जिसे एकात्मक संघवाद भी कहा जाता है। एकात्मक संघवाद का जन्म केंद्रीय सरकार के पक्ष में शक्तियों के अधिक झुकाव का परिणाम कहा जा सकता है। और इस झुकाव का कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे युद्ध राजनीति हो सकती है, लोक कल्याण की राजनीति, दलीय राजनीति, शिल्पी राजनीति, आर्थिक मदद की राजनीति, मंदी की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इन सब के कारण क्या होता है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं वो ज्यादातर क्या होता है केंद्रीय सरकारों पर निर्भर होने लग जाती है, और राष्ट्रीय संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो अपनी पहचान बनाने के लिए वो केंद्र का सहारा लेने लग जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संघात्मक सरकार के केंद्रीय ढांचे की तरफ अब ज्यादा रुझान हो रहा है और संघवाद का झुकाव एकात्मकवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एकात्मक संघवाद आज आर्थिक विकास की एक आवश्यकता बनता जा रहा है। हम किसी भी तरह के बजट के लिए, किसी भी तरह की सहायता के लिए क्या होते हैं केंद्रीय सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने 3 प्रकारों की चर्चा करी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघात्मक सरकार के गुणों के बारे में। थैंक यू।